हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैं बहुत सारे बच्चों को एजुकेट कर चुका हूँ और मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस एंड 11-12 जेईई और नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। पढ़ाने के अलावा मैं बहुत सारे बच्चों के साथ टच में रहता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता हूँ। इसी बेसिस पे जब वो बच्चे मेरे से डिस्कस करते हैं तो हम कुछ उन बच्चों के लिए वैल्यू एडेड सेशंस भी कंडक्ट करते हैं, जैसे करियर काउंसलिंग, स्ट्रीम सिलेक्शन, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट एंड क्रैक द बोर्ड सेशन। ये सारे वैल्यू एडेड सेशंस में दिल्ली के टॉप स्कूल्स के अंदर मल्टीपल टाइम्स कंडक्ट कर चुका हूं और मैं ये सारे सेशंस आपके लिए भी ज़रूर अपलोड करूंगा, पर सही समय आने पर। फिलहाल मेरे लिए जो बहुत ज़रूरी है वो है आपको एक बहुत ही अच्छा कंटेंट डिलीवर करना, और वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th की केमिस्ट्री का, और वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आयुपैक नेमिंग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की भी आयुपैक नेमिंग होती है जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है, और इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो हम पहले इस लेक्चर में आज हम रूल्स समझेंगे, और उसके बाद मे बी अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ आयुपैक नेमिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रूल के साथ। सबसे पहला रूल कहता है कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का नाम जो है वो सिंगल वर्ड आना चाहिए, जिसमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। लेकिन आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर नाम कैटायन का पहले आना चाहिए, बाद में एनायन का नाम आना चाहिए, और बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किस किस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हम देखने वाले हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो हम कॉम्प्लेक्स की देखेंगे उसमें सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट होगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है वो होगा, और उसके बाहर कोई चार्ज नहीं होगा, तो वो न्यूट्रल कहलाता है। अगर कॉम्प्लेक्स के मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई भी चार्ज नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। दूसरे टाइप का जो हम कॉम्प्लेक्स देखेंगे उसके अंदर कॉम्प्लेक्स पहले आता है और उसके बाहर काउंटर आयन आता है। इसका मतलब है जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए वो क्या है, कैटायन। तीसरा जो हम देखेंगे काउंटर आयन पहले आता है और कॉम्प्लेक्स जो है वो बाद में आता है। इसका मतलब है जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिवली चार्ज होगा और वो क्या होगा, एनायन। और फोर्थ जो हम देखेंगे उसमें क्या होगा, दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस जो है वो आएंगे, जिसके अंदर पहला वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, दैट इज कैटायन, और जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स होगा बाद में जो आ रहा है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, दैट इज एनायन। तो ये चार टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हम फेस करने वाले हैं, क्योंकि रूल के नाम से अगर आपको पता हो आयुपैक के अंदर कैटायन का नाम हमेशा पहले आता है, या एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं उनको पहले लिखा जाता है। अगर आप किसी एसिड का नाम देखें H2SO4, अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो पहले आता है, और जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है वो बाद में आता है। तो ये आयुपैक का रूल होता है, तरीका होता है लिखने का। सेम चीज हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में भी फॉलो कर रहे हैं कि पहले कैटायन का नाम आएगा, बाद में एनायन का नाम आएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि आप ये वाला कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, ये न्यूट्रल है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई भी चार्ज नहीं है। वो कहते हैं इसका नाम जो है सिंगल वर्ड आएगा बिना किसी स्पेस के, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहला लेटर कैपिटल टेट्रा। ये 4 से मैंने टेट्रा लिया। उसके बाद आएगा लाइगेंड का नाम
लाइगेंड कौन है? कार्बोनाइल। ये देखिए कार्बोनाइल का मैंने नाम लिख दिया, और उसके बाद आएगा सेंट्रल मेटल एटम का नाम, दैट इज निकल, और बाहर आएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और ये 0 जो है वो क्या है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए सिंगल वर्ड आया है, कोई भी स्पेस नहीं है बीच में किसी के। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा वन वर्ड लिखे जाते हैं। तो हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। वो कहते हैं कि अगर एनायनिक लाइगेंड्स हो, मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो उनके नाम की जो एंडिंग है वो ओ से होती है। तो फॉर एग्जाम्पल क्लोरो। अब पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से Cl- का नाम क्लोरो लिखा जाता था, पर आपको पता है कि रूल्स जो होते हैं वो अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं, कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो नए नए बनते रहते हैं, तो ये रूल्स अपने आप को हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो हमने अब क्लोरो को एक नया नाम दे दिया है, क्लोराइडो, Cl-। तो अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें क्लोरो लिखा होगा, और कोई नई रेफरेंस बुक वगैरह देखेंगे तो उसमें क्लोराइडो लिखा होगा। सिमिलरली ब्रोमो जो है वो अब बदल गया है, और वो क्या लिखा है? ब्रोमाइडो, Br-। साइनो जो है वो बदल गया है एज साइनाइडो, इसको Cn- कहते हैं। और इसी का एक और कॉम्प्लेक्स एम्बिडेंट फॉर्म होता है, दैट इज आइसोसाइनाइडो, जिसको हम क्या लिखते हैं? Nc। तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस की एंडिंग जो होती है वो O से होती है, पर जो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस के नाम होते हैं या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के नाम होते हैं उनके पास कोई भी स्पेशल एंडिंग नहीं है। जैसे ऊपर मेरे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये वाला लाइगेंड है, हालांकि इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका नाम होता है कार्बोनाइल। तो कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, सिंपल कार्बोनाइल है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के नाम सिंगल वर्ड, पहला लेटर कैपिटल, कोई स्पेस नहीं। नेगेटिव लाइगेंड्स के नाम जो होते हैं उसके अंदर स्पेशल एंडिंग आती है ओ की। पॉजिटिव और न्यूट्रल लाइगेंड्स के लिए कोई भी स्पेशल एंडिंग नहीं है। और अगर कॉम्प्लेक्स आयोनिक हो तो याद रखिएगा केटायन का नाम पहले आएगा, स्पेस, उसके बाद एनायन का नाम आएगा। 4 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस जो हम फेस करने वाले हैं उनको मैंने लिस्ट में यहाँ पे दिखा दिया है, और इनको हम एक एक करके एग्जाम्पल्स में पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के पास। थर्ड कहते हैं जब आप किसी कॉम्प्लेक्स का नेम करते हो तो अल्फाबेटिकली सारे लाइगेंड्स आने चाहिए। जब सारे लाइगेंड्स अल्फाबेटिकली आ गए उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नाम आएगा, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा जो रोमन में ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे हम यहां पे पढ़ रहे थे, पहले लाइगेंड्स का नाम आएगा। कौन सा लाइगेंड है? कार्बोनाइल। कितने लाइगेंड है? 4, इसलिए हमने क्या लिखा? टेट्रा कार्बोनाइल। बाद में सेंट्रल मेटल एटम का नाम निकल, और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो क्या है? 0 है। अब यहां पर देखते हैं इसका नाम कैसे आता है। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, लेकिन यहां पर है ही सिर्फ एक ही लाइगेंड है, इसका नाम होता है अमीन। NH3 को हम एज ए लाइगेंड नाम कैसे लिखते हैं? अमीन। इसके अंदर एक ए आता है और 2 M आते हैं। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली सारे लाइगेंड लिखे जाएंगे। तो ये क्या आ गया? टेट्रा, क्योंकि 4 है ना। उसके बाद अमीन, तो अमीन का भी ए आएगा
और टेट्रा का भी ए रिटेन है, कोई भी कैंसिलिंग नहीं है। ऑर्गेनिक में क्या होता है, वॉवल से शुरू होता है तो पिछले वाले को हम डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, पर यहाँ पे कुछ भी रिमूव नहीं हो रहा। तो टेट्रा अमीन। उसके बाद कॉपर का नाम कॉपर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 2। अब ये देखो ना आप, क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसका नाम आया, और ये नेगेटिव चार्ज है तो स्पेस हम बाद में काउंटर आयन क्या लिख देंगे, सल्फेट। तो पहले कैटायन का नाम, फिर स्पेस एनायन का नाम। और कैटायन का नाम या कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे आते हैं, और बाद में हमारे पास क्या आता है, मेटल का नाम, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें भी सिर्फ सल्फेट ही नहीं है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टेट्रा अमीन कॉपर 2, और हमने यहां पे क्या लिख दिया, आयन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये आयनिक फॉर्म के अंदर है, ये आयन की फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहां पे क्या लिख दिया, इसको आयन लिख दिया। बात करते हैं कि अगर कोई लेट्स सपोज दो अलग अलग हमारे पास लाइगेंड्स हो तो हम इसी में चेंज कर देते हैं। हमने 4 अमोनिया की जगह हमने 2 अमोनिया ले लिए, और 2 पानी ले लिए, और बाहर हमने क्या लिख दिया, सल्फेट। तो अमीन, अमोनिया का नाम अमीन होता है, और पानी का नाम जो है वो क्या होता है, एक्वा। ये लिस्ट मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और डिक्शनरी के हिसाब से अमीन जो है AM पहले आना चाहिए, AQ बाद में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डाई। डाई क्यों, क्योंकि 2 आ रहा है, अमीन। उसके कॉन्टिन्यूएशन में डाई एक्वा, राइट। तो डाई इसके लिए, एक्वा इसके लिए, और अमीन इसके लिए। तो देखिए जो नंबर ऑफ लाइगेंड्स आ रहे हैं उनके भी नंबर्स को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब मेटल का नाम, वो कौन है, कॉपर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2। स्पेस हमारे पास किसका नाम आ गया, सल्फेट का नाम आ गया। आई होप आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, रूल नंबर 4। ये रूल क्या कहता है, वो कहता है कि अगर मेटल नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स में होता है, तो उसके नाम की स्पेशल एंडिंग होती है, तो वो क्या बन जाता है, मेटलेट। मतलब 8 जो है वो उसके नाम के अंदर स्पेशल एंडिंग बन जाता है। जैसे ऊपर के एग्जांपल्स में तो हम कॉपर लिख रहे थे क्योंकि वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में था, पर अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स में होगा तो वो क्यूपरेट बन जाएगा। जैसे इसकी बात करते हैं, ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आ रहा है 6, तो ये क्या लिखा जाएगा, हेक्सा। इसका नाम एनसीईआरटी कहती है साइनो, राइट। और बाद में आ जाएगा मेटल का नाम, तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव में है तो ये आ जाएगा फेरेट। और बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो कितना आएगा, 2। साथ में क्या लिख दिया हमने, आयन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2 आयन। तो जो इसके अंदर लर्निंग है वो ये है कि मेटल की जो नेम की एंडिंग है वो 8 से हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को लिखते हो तो इसके अंदर एक एडिशनल काउंटर आयन आ गया, पोटेशियम, और वो 4 है। काउंटर आयन का नाम सिंपल लिखा जाता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो सबसे पहले आ गया पोटेशियम, राइट। इसमें आपको टेट्रा पोटेशियम लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हम काउंटर आयन जो है वो सिंपली
हमारा जो इनऑर्गेनिक नेम होता है वैसे लिखते हैं। तो पोटेशियम, उसके बाद स्पेस, बाद में सारा जो हमने पहले लिखा था, हेक्सा साइनो फेरेट 2, या फिर पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2। सो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मेटल्स की जो नेम होती है उनकी एंडिंग जो होती है एच से हो जाती है। जैसे अगर कॉपर होगा तो क्यूपरेट हो जाएगा, क्रोमियम होगा तो क्रोमेट हो जाएगा, प्लैटिनम होगा तो प्लैटिनेट हो जाएगा, आयरन है तो उसका फेरेट बन जाता है, कोबाल्ट है तो उसका बन जाएगा कोबाल्टेट, एंड सो ऑन। ये लेकिन सिर्फ नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस के लिए होता है, राइट। तो आई होप आपको रूल नंबर 4 समझ में आया। बात करते हैं रूल नंबर 5 की। ये एक काफी अच्छा रूल है और मैंने लैंग्वेज में अपनी इस्तेमाल करी है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। सबसे पहले तो हम इनके नाम को समझ लेते हैं। EN एक लाइगेंड है, मैं यहां पे इसका नाम स्पेसिफाई कर रहा हूं। इसका नाम होता है इथेन 1,2 डायअमीन, जिसके अंदर एक ही M आता है। या फिर इसका एक और नाम होता है इथाइलीन इसका एक और नाम है, वो है इथाइलीन डायअमीन। ये इसके दो नाम हैं। अब इसके नाम के अंदर ऑलरेडी एक वर्ड आ रहा है जो है डाई। इसके नाम में ऑलरेडी एक नाम के अंदर एक टर्म आ रही है डाई। और ऐसे लाइगेंड्स अगर रिपीटेड हो, आप इस कॉम्प्लेक्स में देख लेते हैं कितने आ रहे हैं 3, तो उस केस में हम दोबारा डाई ट्राई टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने इसको लिख दिया ट्राई, क्योंकि वो 3 आ रहा है तो आपने लिख दिया ट्राई। ट्राई के बाद आपने इसको लिख दिया इथेन 1,2 डाई अमीन, तो ये नाम गलत हो जाएगा। क्योंकि जब नाम के अंदर पहले से ही एक टर्म डाई आ रही है और आप दोबारा ट्राई इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो रूल कहता है ऐसे केसेस में अगर वो 2 आ रहे हैं तो बिस यूज कीजिए, नहीं तो आप 3 आ रहे हैं तो ट्रिस यूज कीजिए, अगर वो रिपीटेड 4 आ रहे हैं तो टेट्राकिस यूज कीजिए, पर ये वाली टर्म्स यूज दोबारा नहीं करेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा? ट्रिस, क्योंकि ये 3 आ रहे हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लाइगेंड है उसका नाम क्या हो गया? इथेन 1,2 डाई अमीन, राइट। और ये ट्रिस किसके लिए है? ये ट्रिस सिर्फ इथेन 1,2 डाई अमीन के लिए, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में डाल दिया। अब आ जाएगा हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोबाल्ट। कोबाल्ट इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं उसके ऊपर +3 चार्ज आ रहा है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 में हमने क्या लिख दिया? आयन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रिस इथाइलीन डायअमीन कोबाल्ट 3 आयन। पर यह ध्यान रखना कि इथाइलिन डायअमीन के अंदर एक ही M आता है, 2 M नहीं आते।
सिंपल अमीन में 2 M आते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ही M आता है, राइट। ऐसे ही पहले तो हम इस कॉम्प्लेक्स का नाम देखते हैं कि इसका नाम क्या है। PH3, इसका नाम होता है ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। अब इसके नाम के अंदर भी ट्राई पहले से ही आ रहा है, क्योंकि यहां पे 3 आ रहा है, तो अगर ये रिपीटेड होगा तो इसमें दोबारा डाई ट्राई इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसका नाम क्या होगा? एक तो इसके अंदर ये 2 आ रहे हैं और एक इसके अंदर Cl आ रहे हैं। अब इसके अंदर 2 लाइगेंड्स आ रहे हैं, एक क्लोरो जो C से शुरू होता है और एक ट्राइफिनाइल जो P से शुरू होता है। नाम में P आ जाएगा, तो पहले अल्फाबेटिकल में क्लोरो आता है तो इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो या डाई क्लोराइडो। फिर आ जाएगा बिस, इसके लिए ब्रैकेट में ट्राई फिनाइल फॉस्फीन ब्रैकेट बंद, क्योंकि बिस इसके लिए है। बाद में हमारे पास आ जाएगा सेंट्रल मेटल एटम का नाम निकल 2, क्योंकि ये एक सिंपल न्यूट्रल लाइगेंड है। सो दिस इज हाउ द नेमिंग इज डन। अगर एक ऐसा लाइगेंड हो जिसके अंदर मल्टीपल रेपिटेशन ऑफ ग्रुप्स की वजह से टर्म्स डाई ट्राई जो वर्ड यूज हो रहे हैं उनकी दोबारा अगर रेपिटेशन आ जाए तो हम बिस ट्रिस का इस्तेमाल करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि हम ट्राइफिनाइल को इतना नहीं पढ़ेंगे, पर ईएन तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के नेम्स में आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। 6th रूल ये कहता है कि अगर नेम में एम्बिडेंटेट लाइगेंड्स आ रहे हैं तो आपको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये स्पेशली किन के लिए है? फॉर एम्बिडेंटेट लाइगेंड्स। जैसे हम इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, इसके अंदर जो एम्बिडेंटेट लाइगेंड है वो है थायोसाइनेटो, जिसके अंदर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है वो क्या है? S। तो इसका नाम हम कैसे लिख रहे हैं मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ये 4 आ रहे हैं तो हमने नाम क्या लिखा? टेट्रा। इसका नाम आ गया थायोसाइनेटो -S। तो ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो थायोसाइनेटो -S क्योंकि S से अटैच हो रहा है। बाद में मेटल का नाम आ गया कोबाल्ट, और सिंस ये नेगेटिव है, आप अगर देखें तो इस पे -2 चार्ज है, तो इसके नेम की एंडिंग क्या हो जाएगी? कोबाल्टेट। और रोमन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना आ जाएगा? 2 आयन। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है वो हमने यहां पे स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन अगर आप दूसरा देखेंगे इसके नेम के अंदर, तो फर्क क्या है? इसके अंदर आइसोथायोसाइनेटो है और वो N से आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? टेट्रा आइसो थायोसाइनेटो -N कोबाल्टेट 2 आयन। अब नॉर्मली आपको मैंने पहले ही बताया था कि रूल्स जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं।
पहले इनके नाम थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो होते थे, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कौन किसके साथ अटैच कर रहा है। तो अगर तो SCN है तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट सल्फर है, तो नाम क्या होता था, थायोसाइनेटो। और अगर NCS है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नाइट्रोजन है, तो हमने इसका नाम लिखा था आइसोथायोसाइनेटो। तो देखिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट है तो नेम भी डिफरेंट आ गया। लेकिन फिर हमने जो नए रूल्स इवॉल्व कराए उसमें हमने क्या किया कि हमने कहा कि नाम इनके सेम रहने देते हैं और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट स्पेसिफाई कर देते हैं। तो आप देखोगे, आप कुछ नई बुक्स के अंदर इन दोनों लाइगेंड्स के नाम थायोसाइनेटो मिलेंगे आपको, लेकिन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बताना पड़ेगा। तो इसी का एक और नाम जो है वो क्या है, थायोसाइनेटो, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, N, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आ गया। और इसी का नाम जो है वो थायोसाइनेटो था, अब क्या बन गया, थायोसाइनेटो -H, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आ गया। ऐसे ही हमारे पास और भी हैं, जैसे नाइट्राइटो, जो इस कॉम्प्लेक्स में आने वाला है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कि NO2 का नाम क्या होता है। अब NO2 का नाम है नाइट्राइटो N, और ONO का नाम क्या है, उसका नाम है नाइट्राइटो O। पहले ऊपर वाले का नाम हुआ करता था नाइट्रो और नीचे वाले का नाम हुआ करता था नाइट्राइटो, पर नए रूल्स के हिसाब से दोनों का नाम हमने सेम कर दिया, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बताना। अब इसका बेनिफिट ये हुआ कि हमको काफी सारे एम्बिडेंट लाइगेंड्स के नाम अब एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं होगी। 20% नेमिंग्स जो थी लाइगेंड्स की वो कम हो गई, क्योंकि एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स के नाम एक ही रहे और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बदल गया। अब इसी कॉम्प्लेक्स का अगर हमको नाम करना है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। एक क्लोराइडो है, एक अमीन है और एक नाइट्राइटो है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो हमारे पास इसका नाम आता है ट्राई अमीन, क्योंकि अल्फाबेटिकल में ए पहले आएगा, उसके बाद आएगा डाई क्लोरो या फिर क्लोराइडो, राइट। उसके बाद आएगा नाइट्राइटो N, राइट। देन सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोबाल्ट, क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो कितना आ गया 3, क्योंकि Cl का -1 है, इसका भी -1 है और अमीन का क्या होता है 0। इसी का हम एक और वर्जन लेते हैं। फर्क हमने क्या किया, हम NO2 को ONO में बदल रहे हैं। तो पूरा नाम सेम टू सेम ही रहेगा। तो ये क्या आ गया, ट्राई अमीन डाई क्लोरो या फिर क्लोराइडो नाइट्राइटो O, कैपिटल होना चाहिए, कोबाल्ट 3। तो ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स का नाम। तो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एम्बिडेंटेट लाइगेंड्स, राइट। आई होप आपको रूल्स समझ में आ रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो एसिडिक लाइगेंड्स के लिए रूल होता है। तो आप देखेंगे जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक के एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड,
तो इनकी एंडिंग जो है वो इक से हो रही है, इसलिए इस केस में भी वो कहते हैं कि मेटल की जो नाम की एंडिंग है वो इक से होनी चाहिए, IC से होनी चाहिए। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा क्लोरो या क्लोराइडो प्लैटिनिक 2 एसिड। तो हाइड्रोजन का नाम नहीं लिखना होता क्योंकि हाइड्रोजन की स्पेसिफिकेशन जो है वो इस इक के अंदर आ जाती है। तो जब हम इसको प्लैटिनिक लिखते हैं तो वहीं पे पता चल जाता है कि ये एसिड है, तो बाकी जो भी बैलेंसी सेटिस्फाई करनी होगी उसके लिए हम हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, राइट। तो ये थे हमारे 7 रूल्स। बात करते हैं 8th रूल की। ये रूल तो नहीं है बट हम थोड़े से एग्जाम्पल्स ले रहे हैं उन लाइगेंड्स के जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे साइनो, इसका जो नया नाम है वो है साइनाइडो, राइट। इसका आइसोसाइनो, इसका जो नया नाम है आइसोसाइनाइडो, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है वो C है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है वो N है। इसका हो गया नाइट्राइटो N, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट N आ गया। इसका हो गया नाइट्राइटो O, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट O आ गया। ये आ गया नाइट्रेटो, ये आ गया सल्फाइडो, देन ये आ गया सल्फेटो। देखो सबकी नेम की एंडिंग जो है वो O से हो रही है, सल्फाइटो। देन ये आ गया हाइड्रोक्सो, देन ये आ गया अमाइडो, देन हमारे पास आ गया थायोसाइनेटो, तो इसका जो नया नाम है वो है थायोसाइनेटो S, क्योंकि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है वो सल्फर हो गया। ये हो गया ऑक्साइडो, ये हो गया आइसोथायोसाइनेटो, तो इसका जो नया नाम है थायोसाइनेटो N, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है वो N आ गया। कार्बोनेटो, ऑक्सलेटो, इसको तो हम ऐसे भी लिख देते हैं OX करके। पॉजिटिव लाइगेंड्स या न्यूट्रल लाइगेंड जो होते हैं उनकी नेमिंग सिंपल है। मिथाइल अमीन, अब आप देख लिए इसके अंदर सिर्फ एक ही M आ रहा है क्योंकि इसके अंदर NH3 नहीं है, सिर्फ NH2 है, लेकिन इसके अंदर 3 H आ रहे हैं तो 2 M आ रहा है। एक्वा हो गया, ये नाइट्रोसिल हो गया। देन हमारे पास आ गया नेक्स्ट कार्बोनाइल, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम। देन हमारे पास आ गया इथाइलिन डाई अमीन या इथेन 1,2 डाई अमीन। इसके अंदर भी एक ही M आता है क्योंकि इसके अंदर भी NH2 है, 2 H आ रहे हैं, 3 H नहीं आ रहे। 3 H आएंगे तो वो अमीन है। तो ये हमारे कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव लाइगेंड्स के नेम्स की लिस्ट है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है ये सारा समझ में आया कि कैसे हमें कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग करनी है। कुछ कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग हम ज़रूर करेंगे एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। तो आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा, समझ में आया। इसमें भी बहुत सारे ऐसे लाइगेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पूछताछ काफ़ी कम होती है। तो मैं उनको बता दूं कि आपको कौन कौन से याद रखने हैं। एक ये याद रखना है आपको, और आपको थायोसाइनेटो याद रखना है, आइसोथायोसाइनेटो याद रखना है, ऑक्सलेटो याद रखना है, अमीन, एक्वा, कार्बोनाइल और मिथाइलिन डाइमीन। ये वो लाइगेंड्स हैं जो बहुत बार रिपीटेडली आते हैं, पूछे जाते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आपको अगर हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी IUPAC नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की समझ सकें, जो इतनी आसान नहीं है। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स है, प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन को लेके, टॉपिक को लेके, चैप्टर को लेके, तो आप ज़रूर हमें लिखें। मैं आपके डाउट्स को
एज सुन एज पॉसिबल बेसिस पे ज़रूर सॉल्व करूँगा, मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगा। मुझे उसके लिए अगर एक लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स नोटिफिकेशन चाहते हैं अपने कंटेंट को लेकर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलते रहें। बहुत जल्दी हम एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तो टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।